गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन की गति संबंधी समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूटन के गति विषय नियम के बारे में। पिंडों की गति का जब उन्होंने अध्ययन किया उन्होंने तीन समीकरण प्रकाशित किए, जिसमें हमने पढ़ा था उन्होंने तीन समीकरण क्या क्या दिए थे? v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा हमारा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण उन्होंने दिए थे, जिसमें पहले को हम क्या कहते हैं? वेग और समय संबंधी समीकरण। क्या कहते हैं? वेग और समय संबंधी। दूसरे में कहते हैं विस्थापन और समय संबंधी, और तीसरे को हम वेग और विस्थापन संबंधी समीकरण पढ़ते थे। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति संबंधी नियमों के बारे में। उनके जो नियम है, नियमों को पढ़ने के साथ साथ हम जड़त्व के बारे में जानेंगे, और जड़त्व का जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही अगर संभव रहा तो हम संवेग की अभिलाषता का नियम भी पढ़ेंगे, अन्यथा उसके लिए हम एक अलग दिन चुनेंगे। ठीक है, हेडिंग डालना न्यूटन का गति विषय नियम। न्यूटन के गति विषय ठीक है। पिंडों की गति का अध्ययन करते हुए न्यूटन ने गति का अध्ययन करते हुए न्यूटन ने गति विषय तीन नियम प्रतिपादित किए। गति विषय तीन नियम प्रतिपादित किए। ठीक है। नंबर 1, पहला नियम, पहले नियम लिख लेते हैं, फिर इस नियम के अंतर्गत जो जो हमारे लिए नए शब्द आएंगे उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला, यदि कोई पिंड स्थिरावस्था में है तो स्थिरावस्था में रहेगा, अथवा गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगा। गत्यावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत न हो। बाह्य असंतुलित बल कार्यरत न हो। ठीक है। न्यूटन के गति विषय पहले नियम के अनुसार यदि कोई पिंड स्थिरावस्था में है तो स्थिर रहेगा, और अगर वो गति कर रहा है, चल रहा है, तो कंटिन्यू वो चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल। अब ये असंतुलित बल और संतुलित बल क्या है ये हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले गति संबंधी एक एक टॉपिक को हम पढ़ते चलेंगे, उसके बाद जो भी नया सब्जेक्ट आएगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ये थर्मस, ये बॉटल यहाँ पे है, यहीं पे स्थापित रहेगा जब तक कि इस पर ये बल लगाकर ये आगे बात से फैन गति कर रहा है। जब यहाँ से हम बटन दबाएंगे तो फैन हमारा क्या होगा? रुक जाएगा। वो गति कर रहा है तो गति ही करता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, वो यथावत अपनी स्थिति में बना रहेगा। आगे बात समझे? नोट डाल के लिखो न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम, न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम यह डाल। न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम
आप वीडियो को रोक कर भी नोट्स बना सकते हैं। नोट डाल के लिखना है नंबर 1, न्यूटन का गति विषय पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, अब जड़त्व के बारे में आप 8वीं में पढ़ चुके हैं। आज हम जड़त्व के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, जड़त्व है क्या चीज? एक ऐसा गुणधर्म जो पदार्थ को उसकी अवस्था में बनाया जाता है। जैसे कोई गति कर रहा है तो गति करने के लिए उसको प्रेरित करेगा। ऐसा गुणधर्म, ऐसा बल जो उसको उसकी यथावत स्थिति में बनाया जाता है। हेडिंग डाली, नोट में नंबर 2 लिखिए, जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, नोट में नंबर 2 देखो। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विरामावस्था का जड़। नंबर 2, गति का जड़। तीसरा, दिशा का जड़। ठीक है, जड़त्व एक बार वापस से बता दे रहा हूं, आप सभी पिछली कक्षा में पढ़ते थे। पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब अपनी स्थिति का, अवस्था परिवर्तन का नहीं, अपनी स्थिति का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, विरामावस्था का जड़, गति का जड़ और दिशा का जड़। ठीक है, नोट करो। चलिए, विरामावस्था का जड़, पदार्थ के जिस गुणधर्म के कारण, पिंड के जिस गुणधर्म के कारण, पिंड के जिस गुणधर्म के कारण वह अपनी विरामावस्था का विरोध करता है, पिंड के जिस गुणधर्म के कारण वह अपनी विरामावस्था का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं। उसे विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, उदाहरण चलिए देखते हैं। जैसे हम बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई, अचानक से बस चल जाती है तो हम पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। हरी बात है। या फिर बस चल रही है और अचानक से ब्रेक लग जाए तो हम आगे की तरफ झुक जाते नहीं, मतलब हम जिस स्थिति में रहते हैं, हमारा शरीर जिस स्थिति में रहता है उसमें बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन बस की गति के कारण जब बस आगे चलती तो कहा जाता है पीछे। ये किसका उदाहरण है? विरामावस्था का। किसका उदाहरण है? देखो, रुकी हुई बस के अचानक से चलने पर, रुकी हुई बस के अचानक से चलने पर, रुकी हुई बस के अचानक से चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाए। रुकी हुई बस के अचानक से चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना। क्या करना? झुक जाना। अब ये नहीं कह रहा हूं चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुकना। तो एक एग्जांपल होता है, आप समझिए। अब दूसरा आपका आएगा गति का जड़। गति का जड़ नोट कर लेते। गति का जड़ पिंड के जिस गुणधर्म के कारण वह अपनी गत्यावस्था का विरोध करता है, उस गुणधर्म को गति का जड़ कहते हैं।
अब इसको समझने के लिए आपके पास एक आसान सा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे फैन चल रहा है, आप बटन बंद कर देते हैं तो क्या तुरंत फैन बंद हो जाता है? कुछ देर तक उसके पंखा घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। आ रही बात समझ? यानी उसके अंदर कुछ ऐसा गुणधर्म है जो उसकी गति को बंद नहीं होने देना चाहिए, उसका विरोध कर रहा है। वो जो गुणधर्म ही क्या कहलाता है आपका? गति का जड़त्व कहलाता है। नोट कर लीजिए, उदाहरण लिखिए। पंखे का बटन बंद करने के बाद भी कुछ समय तक, ये बेटा गति के जड़त्व का उदाहरण है, कुछ समय तक पंखे का घूमना, यह आपका गति के जड़त्व का उदाहरण है। नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे दिशा का जड़त्व। लिख लो, पिंड के जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण स्वाभाविक गुणधर्म के कारण वह अपनी दिशा का विरोध करता है, दिशा का विरोध करता है। उस गुणधर्म को दिशा का जड़त्व कहते हैं। क्या कह रहा है? पिंड के जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण वह अपनी दिशा का विरोध करता है, उस गुणधर्म को दिशा का जड़त्व। इसका उदाहरण आपने कभी देखा है? चाकू पे धार देते हो या कैंची पे धार देते हो, जब कैंची इस तरफ जाती है तो चिंगारी किस तरफ निकलती है? दूसरी तरफ। जब हम चाकू इस तरफ जाएगा चिंगारी इस तरफ, और जब चाकू इधर जाएगा उसकी चिंगारियां होकर सान देने वाला पत्थर होता है, धार देने के लिए जब उस पर दिया जाता है तो उसके जिस तरफ कैंची जाएगी उसके विपरीत दिशा में जाता है। मतलब जिस तरफ से कैंची आ रही है चिंगारी उस तरफ जाने का प्रयास करती है। किस गुणधर्म के कारण होता है? दिशा के जड़त्व। कारण धार देते समय सान के पत्थर पर, चाकू में धार देते समय, चाकू या कैंची में धार देते समय शान वाले पत्थर, शान तो जिसको धार दिया जाता है, शान वाले पत्थर पर कैंची या चाकू के, कैंची या चाकू के विपरीत दिशा में चिंगारियों की गति। ठीक है, नोट करो। अब देखते हैं न्यूटन का दूसरा गति विषय दूसरा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ किसी ऊंचाई पे पहुंच जाइए और वहां पे दो बॉल है, एक रबड़ की और एक प्लास्टिक की। दो बॉल लेना है आपको, एक रबड़ की और एक प्लास्टिक की। क्या करना है? उसको बोलना है एक समान आकार में, समान आकार, ऐसा नहीं एक छोटा हो और एक बड़ा हो, दोनों के आकार क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक, उसको लेके ऊंचाई से डालने के, इसका प्रभाव देखेंगे। रबड़ वाला के जल्दी पहुंचेगा कि प्लास्टिक वाला? एक ही हो। दूसरा क्या करते हैं? अपने मित्र को बोलिए समान, द्रव्यमान नहीं समान। अब इस बार अभी क्या था? आकार समान। अब द्रव्यमान समान हो, रबड़ की और प्लास्टिक की दो अलग अलग गेंदें हो, या फिर एक ही गेंद को लेना। इस बार केवल रबड़ की गेंद को लेना। कौन सी गेंद को ले रहे हैं? रबड़ की गेंद। अपने मित्र को बोलो आपके पास धीरे से फेंके, उसको कैच करने का प्रयास। फिर दूसरी बार मित्र को बोलो कि वो तेज से फेंके, तब उसको कैच करने का प्रयास। दोनों में क्या अंतर लग रहा है? क्या अंतर महसूस करोगे? क्या अंतर महसूस करेंगे आप? जब स्लो गेंद फेंकी जाएगी तो आप उसको यथावत स्पीड में पकड़ सकते, लेकिन गेंद तेज से आएगी उसको आप पीछे ले जाकर पकड़ने का
अगर आसानी से पकड़ना है तो थोड़ा पकड़ना है। इसका मतलब वो बॉल आके आपके हाथ से टकरा रही है, वो बॉल आकर आपके हाथ से क्या हो रही है, टकरा रही है। इस टकराने के दौरान एक पिंड का जो दूसरे पिंड में टक्कर है, ये दो कारणों पर बनी हुई। पहले में हमने क्या पाया, रबड़ का गड्ढा। ये दो जो प्रयोग किए हमने किसके साथ, ऊंचाई पे गए, एक रबड़ की गेंद और एक प्लास्टिक की गेंद फेंकने के लिए था। प्लास्टिक की गेंद हल्की होती है इसलिए लेट और ये जल्दी आती है। ठीक, दूसरा प्रयोग क्या किया, एक ही गेंद को लेकर अपने मित्र को बोला एक बार धीरे से फेंकने के लिए, एक बार तेज गति से फेंकने के लिए। ऐसी परिस्थिति में जब उसने धीरे से फेंका हम आसानी से कैच कर, लेकिन जब तेजी से फेंका तो हमें थोड़ा हाथ पीछे ले जाना। पहले हमने द्रव्यमान और दूसरे में किस बात पर निर्भर कर रहा है, वेग। तो न्यूटन ने पाया जब कोई पिंड दूसरे पिंड से टकराता है, एक पिंड की दूसरे पिंड से टक्कर होती है, तो वो द्रव्यमान और वेग दोनों को मिलाकर उस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और वेग इन दोनों के संयुक्त परिणाम पर वो निर्भर करता है। और यही जो संयुक्त परिणाम है द्रव्यमान और वेग का, वह क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वो संवेग कहलाता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं, मोमेंटम। ठीक है, संवेग यानी द्रव्यमान और वेग का जब संयुक्त रूप से अध्ययन किया गया तो वह क्या कहलाता है, संवेग। इस प्रकार अगर आप इस संवेग की परिभाषा बनाएं तो संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान मास m से इंडिकेट करते हैं, v मतलब वेलोसिटी अर्थात वेग को, यानी संवेग के लिए हमारा एक अलग सूत्र आएगा। लेकिन अभी हम न्यूटन का गति से दूसरा नियम लिखेंगे, उसके ठीक बाद मैं आपको संवेग लिखूंगा। न्यूटन के गति से दूसरे नियम में लिख लीजिए, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है तथा संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में, किसकी दिशा में होता है, हाँ, जिस तरफ आ रही हो दिशा में होता है। डॉक्टर एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपने जड़त्व का परिभाषा, जो जड़त्व पढ़ा है, जड़त्व सबके सब न्यूटन की गति से पहले नियम पर आ रहे हैं। जिसपे न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम के जितने भी उदाहरण हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, आपके जड़। ठीक है, नोट कर लीजिए। न्यूटन की गति से संबंधी नियम जो दूसरा नियम पढ़ा उसमें एक शब्द आएगा संवेग। संवेग क्या है, इसको लिख लो, पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग, पिंड के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान मतलब मास गुणे वेलोसिटी इज इक्वल टू mv। ठीक है, नीचे लिख दीजिए नंबर 2 डाल के, संवेग एक सदिश राशि, संवेग एक सदिश राशि है। नोट कर लीजिए, न्यूटन का वैज्ञानिक तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रियाबल के लिए समान परिमाण बल और उसी समय प्रयुक्त होने वाला प्रतिक्रिया बल का एक अस्तित्व होता है, परंतु उसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे हमने किसी हमने दीवार पर मान लीजिए घुसा मारा तो चोट हमारे हाथ में भी रहती है, या फिर आपने कभी बंदूक जब चलाते हैं तो गोली आगे जाती है, लेकिन बंदूक उतनी स्पीड से क्या होती है, पीछे की तरफ। जितनी स्पीड से गोली आगे जाएगी उतनी स्पीड से क्या होगी। या फिर कभी आप नाव में सफर किए, नाव से जब आप उतरते समय जब आप लास्ट वाला पैर जब आपकी नाव है, आप नाव को पीछे की तरफ धक्का देते हो तो नाव आपको
आगे की तरफ धक्का देता है। और अगर एक और एग्जांपल देना चाहें तो रॉकेट की कार्यप्रणाली, रॉकेट की कार्यप्रणाली। रॉकेट ऊपर जाता है लेकिन उसका ईंधन अग्नि जिसमें वो रहता है वो नीचे आता है, और रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। ये भी न्यूटन के गति विषय तीसरे नियम का उत्तम उदाहरण है। नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या? संवेग अविनाशता का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? अविनाशता का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।